स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 7। नाम है संज्ञा। संज्ञा को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं नाउन। आरंभ करते हैं। किसी भी जो भी हम आसपास में चीज़ें देखते हैं, कोई शहर देखते हैं, कोई व्यक्ति देखते हैं या किसी का भाव देखते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? उसके जो नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो संज्ञा कहलाते हैं। प्रियंका साइकिल से स्कूल जाती है। तालाब के किनारे पेड़ पर एक कौवा बैठा है, उसे प्यास लग रही थी। उपर्युक्त वाक्यों में चित्रों के साथ दिए गए रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम, स्थान, वस्तु व भाव का बोध करा रहे हैं। तो इन वाक्यों में जो प्रियंका है वो क्या है? एक लड़की का नाम है। साइकिल अथवा पेड़ वस्तुओं के नाम, कौवा एक प्राणी का नाम और प्यास एक भाव का नाम है। तो इस प्रकार प्रियंका लड़की, व्यक्ति का, कौवा एक पक्षी अर्थात प्राणी का, साइकिल व पेड़ वस्तुओं के, तालाब और स्कूल स्थानों के व कौवे का प्यासा होना एक भाव का बोध करा रहा है। तो ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा है। तो हमने क्या समझा? इस प्रकार जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध या ज्ञान हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के निम्नलिखित कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: अमिताभ, अजय, बिल क्लिंटन, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, बाइबिल, कुरान, रामायण, महाभारत, रूस, अमेरिका, दिल्ली, पंजाब आदि शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत करते हैं। तो इसलिए ये शब्द क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। इस प्रकार किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मेरी माताजी प्रतिदिन रामायण का पाठ करती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे। तो ये जो नाम है ये बदलते नहीं हैं और एक ही नाम रहता है। जैसे दिल्ली का नाम दिल्ली ही बोलेंगे, चाहे मैं बोलूँ, चाहे आप बोलूँ, चाहे कोई और बोले। तो इसलिए तो ये क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर आती है जातिवाचक संज्ञा। बच्चा, जानवर, नदी, बाजार, अध्यापक, गली, पहाड़, स्कूटर, खिड़की आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध कराते हैं। तो इसलिए ये शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे बाजार में बहुत भीड़ है, तो ये क्या है? उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा का बाजार। अगर हम बोलेंगे कि चांदनी चौक बाजार में बहुत भीड़ है, तो चांदनी चौक क्या हो जाएगा? वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और तो हमने क्या समझा? जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति यानी पूरे ग्रुप का बोध कराता है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। 7वीं कक्षा में अध्यापक नहीं है, तो यहाँ अध्यापक शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब जिसमें किसी भाव का बोध हो रहा हो, जैसे मिठास, बुढ़ापा, थकान, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध कराते हैं। इसलिए ये शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो हमें क्या समझा कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो उदाहरण है वो है लगातार कई घंटों तक खेलने से मुझे क्या हो गई? थकान हो गई। तो थकान क्या है? आपका भाव बता रही है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। तो बुढ़ापा क्या है? यहाँ पर अवस्था का भाव बता रही है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव से संज्ञा के 2 भेद और स्वीकृत कर लिए गए हैं। ये है तो हिंदी भाषा में भी जो अंग्रेजी में 2 जो संज्ञा के और भेद होते हैं उनका भी को भी मान्यता मिल गई है। तो वो कौन कौन से भेद हैं? वो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? चांदी, दाल, सोना, तांबा, पीतल, तेल, घी आदि विभिन्न प्रकार के क्या है? खाद्य पदार्थ हैं, द्रव्य हैं तथा धातु हैं। तो ये गणनीय नहीं होते। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है।
तो इस प्रकार हमने क्या समझा, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। 2 किलो उड़द की दाल चाहिए। ज्यादा घी खाने से मोटापा बढ़ता है। तो यहाँ पर उड़द और घी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर आता है समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। परिवार, सेना, दल, संघ, समूह, गुच्छा आदि शब्द एक ही जाति के व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराते हैं, यानी वो एक पर्टिकुलर ग्रुप का आपको उसके बारे में बताते हैं और एक ही जैसी वो चीज होती है, एक ही जैसी जाति होती है। तो एक जैसी वस्तुओं के एक ही स्थान पर मिल जाने पर हम उसे एक ही नाम के द्वारा संबोधित कर देते हैं, जैसे छात्र वर्ग, तो वो क्या है? विद्यार्थियों का समूह। मंत्रीगण क्या है? मंत्रियों का समूह। तो इस प्रकार क्या होता है समूहवाचक संज्ञा? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। तो यहाँ परिवार क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अध्यक्ष महोदय को फूलों का गुच्छा भेंट किया। तो गुच्छा क्या है? यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। तो क्या ध्यान देना है हमें? ध्यान दीजिए, भाववाचक संज्ञा सामान्यतः महसूस की जाती हैं और अगणनीय जिन्हें गिना ना जा सके होती हैं। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। और जातिवाचक संज्ञा कैसी होती हैं? गणनीय होती हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है, जैसे हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है। आज के पुरुष प्रधान समाज में झांसी की रानियों की बहुत आवश्यकता है। और जातिवाचक संज्ञा का जो प्रयोग है वो बहुवचन में होता है। जब हम भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, जैसे बुराइयां मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है। तो अब हम सीखेंगे कि हम भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्राय पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम उदाहरण से बताएंगे कि पहले हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं। तो पहले मैं पढ़ूंगी जातिवाचक संज्ञा, फिर हम उसकी भाववाचक संज्ञा आपको बताएंगे। तो दानव, भाववाचक संज्ञा क्या है? दानवता। मानव, मानवता। सज्जन, सज्जनता। मित्र, मित्रता। भ्रात, भ्रातृत्व। युवा, यौवन। कवि, कवित्व। व्यक्ति, व्यक्तित्व। शिशु, शिशुत्व, शैशव। भक्त, भक्ति। संस्कृति, संस्कार। हिंदू, हिंदुत्व। जवान, जवानी। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। फिर हम सीखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। स्व, स्वत्व। मम, ममता भी हो सकता है, और ममत्व। पराया, परायापन। सर्व, सर्वस्व। निज, निजत्व, निजता भी हो सकता है। अपना, अपनापन, अपनत्व। अहम, अहंकार। आप, आपा। फिर विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। विशेषण है खूबसूरत और भाववाचक संज्ञा बनी खूबसूरती। मीठा, मिठास। कड़वा, कड़वाहट, कड़वापन। पंडित, पांडित्य। प्यासा, प्यास। सफेद, सफेदी। विद्वान, विद्वता। मधुर, मधुरता, माधुर्य। कठोर, कठोरता। आलसी, आलस्य। कुशल, कुशलता। नम्र, नम्रता। सरल, सरलता। डरावना, डर। फिर हम सीखेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया शब्द पढ़ेंगे पहले, फिर भाववाचक संज्ञा बताएंगे। उतरना, उतराई। चढ़ना, चढ़ाई। पढ़ना, पढ़ाई। हारना, हार। जीतना, जीत। चलना, चाल। मिलाना, मिलावट। लड़ना, लड़ाई। पीटना, पिटाई। धोना, धुलाई। कमाना, कमाई। बचाना, बचाव। अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। अव्यय शब्द है धिक और भाववाचक संज्ञा बनी धिक्कार। समीप, समीपता, सामीप्य। शीघ्र, शीघ्रता। निकट, निकटता। अब हम दोहराएंगे कि हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा। आओ दोहराएं। संसार में सजीव अथवा निर्जीव सभी वस्तुओं का नाम अवश्य होता है और यही नाम क्या कहलाता है। संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा सामान्यतः अगणनीय होती हैं, यानी उनको गिना नहीं जा सकता, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है।
भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जातिवाचक संज्ञा गणनीय होती हैं और कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी हम प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा भी गणनीय होती है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में करने पर वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव से संज्ञा के दो भेद स्वीकार किए गए हैं। वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा किस किस से बनती है? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया तथा अव्यय से बनती है। तो अब हम बढ़ेंगे अभ्यास की ओर। आरंभ करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। गणनीय संख्याएं हैं। गणनीय कौन सी संख्या है? व्यक्तिवाचक संख्या। क्योंकि हमने बताया था कभी कभी जातिवाचक संज्ञा जो होती हैं, जो कभी कभी व्यक्तिवाचक भी जातिवाचक संज्ञा में हम प्रयोग करते हैं। और वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा वो गणनीय संख्याएं होती हैं। और भाववाचक संज्ञाएं बनाती हैं, सर्वनाम से भी बनती हैं, विशेषण से भी बनती हैं और क्रिया से भी बनती है। तो सही विकल्प है सभी से। तीसरा देखेंगे, तेल संज्ञा का भेद है द्रव्यवाचक। दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ पर हमने आपको उत्तर दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान पर लिखने हैं, भरने हैं। तो स्वतंत्र क्या होगा भाववाचक संज्ञा? स्वतंत्रता। मधुर का मधुरता, बचाना बचाव, युवा यौवन, एक एकता, अपना अपनापन। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छाटिए तथा उनके भेद लिखिए। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर संज्ञा शब्द छाटना है और बताना है वो उनका भेद क्या है। तो पहले में देखेंगे, हमारे विद्यालय में बहुत क्या है? हरियाली है। तो हमने क्या किया? यहाँ पर दो शब्द देखेंगे, यहाँ पर दो संज्ञा शब्द हैं, हमारे विद्यालय और हरियाली। तो विद्यालय और हरियाली क्या है? विद्यालय है जातिवाचक संज्ञा और हरियाली है भाववाचक संज्ञा। अब दूसरा देखेंगे, गायक इशमीत सिंह हमारे बीच नहीं रहे। तो गायक भी जातिवाचक संज्ञा है और जो इशमीत जो नाम है इशमीत सिंह वो क्या है? वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे, गायक और इशमीत सिंह। तो ये क्या है? हमारी दो संज्ञा है। आगे बढ़ेंगे। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो पंजाब क्या है और पंजाबी क्या है? वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर पढ़ेंगे गा प्रश्न। मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं। तो कक्षा क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर हम किसको मार्क करेंगे? कक्षा को मार्क करेंगे। आखिरी देखेंगे, रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। तो जो रामायण है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पवित्र क्या है? भाववाचक संज्ञा। और ग्रंथ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको मार्क कर देंगे। आपको क्या करना है? इसके बाद इसके वो भी बताना है कि कौन सी संज्ञा है ये। फिर आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को उनके उचित भेद के नीचे लिखिए। यहाँ पर हमने अलग अलग रंगों से उनको मार्क कर दिया है और जिन शब्दों को मार्क नहीं किया है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आपको लिखने हैं। तो मैं पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द पढ़ूंगी जो कि हमने यहाँ पर बैंगनी रंग से मार्क किए हैं। तो वो शब्द हैं गांधी जी, सचिन तेंदुलकर, आगरा, नीलकंठ, अप्पू और प्रिया। और जो हरे रंग से हमने मार्क किए हैं वो है हमारे जातिवाचक संज्ञा जो कि है माखन, इतिहास, लुहार, बिजली, ब्रजवासी, मोर, व्यंजन, आँख, दुकानदार, बगीचा और चिड़िया। और जिन पर हमने कोई भी रंग नहीं लगाया है वो है हमारे भाववाचक संज्ञा जैसे कि आनंद, लंबाई, चौड़ाई, विनम्रता, मधुरता, मोटापा, महंगाई, प्रसन्न और संपन्नता। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न 5 की ओर। संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो पहला उत्तर देखेंगे हम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जैसे दिल्ली, रावण, साइकिल आदि। आप कुछ भी उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं।
दूसरा प्रश्न आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण देकर वाक्य द्वारा इसे स्पष्ट कीजिए। तो द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चीनी आदि। फिर आता है तीसरा प्रश्न, भाववाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा कब बन जाती है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसमें उत्तर लिखेंगे हम, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में करने से वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, जैसे बुराई, बुराइयां, गरीबी, गरीबों। अब हम करेंगे रचनात्मक कार्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए संज्ञा शब्दों से कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें 4 शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर हमें रिक्त स्थान में उनको भरना है। तो पहला है, धनराज पिल्लई का बचपन मुश्किलों से भरा रहा। झांसी की रानी कविता की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। तो इस अध्याय में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।